नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। मैं आशुतोष शर्मा एक बार फिर आपके सामने हूं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं, प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि। देखिए दोस्तों, यह BSTC और PTT का ऐसा एक भाग है जिसमें से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 50 जो प्रश्न है ये आपकी मानसिक योग्यता से संबंधित होते हैं कि आप विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार का कदम उठाएंगे। तो उनसे रिलेटेड प्रश्न आते हैं, विकल्प आपको दिए जाते हैं। आज हम उन्हीं 50 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं गुरु आज्ञा क्लासेस के साथ टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली क्लास, पहला मॉडल पेपर शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न संख्या 1 में पूछा गया है, कक्षा में एक छात्र द्वारा शरारत के लिए बार बार बेतुके प्रश्न पूछे जाने पर अध्यापक को, यानी कि कोई छात्र है और वह बार बार ऐसे अनर्गल प्रश्नों को पूछ रहा है जो उस विषय वस्तु से और कक्षा से संबंधित नहीं है, तो उस पर आपका क्या कदम होगा। तो उससे संबंधित 4 विकल्प दिए गए हैं कि इन चारों में से आप कौन से विकल्प का चयन करेंगे। पहला विकल्प है दोस्तों आपके सामने, उसे डांटकर चुप करा देना चाहिए। विकल्प संख्या 2 है आपके, अन्य छात्रों से उसके प्रश्न का उत्तर दिलाना चाहिए। क्या वह जो प्रश्न पूछ रहा है उसका अन्य छात्रों से उत्तर दिलाना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है दोस्तों, वैसा ही बेतुका उत्तर देना चाहिए। और विकल्प 4 है, तर्क सही समझाना चाहिए कि उसका प्रश्न क्या है, बेतुका है। क्या है उसका प्रश्न, बेतुका है। तो देखिए दोस्तों, उसे डांटकर चुप कराना या किसी अन्य छात्र से उसे उत्तर दिलवाना या वैसा ही बेतुका उत्तर देना, यह एक शिक्षक के लिए क्या है, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए। उसे क्या करना चाहिए, तर्क सहित कि उसका प्रश्न क्यों गलत है, क्यों विषय वस्तु से संबंधित नहीं है, यह बताकर उसे समझाना चाहिए कि उसका प्रश्न क्या है, बेतुका है। तो विकल्प संख्या 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 1 का बिल्कुल सही उत्तर है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है दोस्तों, एक अनुभवी अध्यापक को, ऐसा अध्यापक जिसे अनुभव हो, उसे पहला विकल्प है कक्षा की तैयारी में कुछ समय अवश्य देना चाहिए, यानी कि कक्षा लेने से पहले उसकी जो तैयारी है, जो पढ़ाने वाला है उसके लिए समय देना चाहिए। कक्षा के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है। क्या उसे पढ़ाने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक अनुभवी अध्यापक है। 10 साल पहले तैयारी की गई पाठ योजनाओं पर निर्भर रहना चाहिए, यानी उसने 10 साल पहले जो लिखा, जो नोट्स बनाए पढ़ाने के लिए, क्या उन्हें अभी रिपीट करना चाहिए, लगातार उन्हीं पे चलना चाहिए, उनमें कोई संशोधन नहीं करना चाहिए। या विकल्प 4 है, कक्षा से पूर्व हमेशा विस्तृत पाठ योजना बनानी चाहिए, यानी जब भी वह कक्षा में पढ़ाने जाए तो उससे पहले जो विषय वस्तु है पढ़ाने वाला है उससे संबंधित पाठ योजना उसे क्या करनी चाहिए, निर्मित करनी चाहिए। तो बिल्कुल जैसे कि आपके आंसर कमेंट बॉक्स में आ रहे हैं, विकल्प 4 बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए अध्यापकों की मुझे सब आता है, मैंने जो शुरू से पढ़ा है उसे ही पढ़ाता रहूं। यानी उसे अपने ज्ञान में क्या करना चाहिए, निरंतर गतिशील होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए समय के अनुसार। तो विकल्प संख्या 4 जो है वह आपके प्रश्न संख्या 2 का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके कह रहा है, पढ़ाई में ध्यान न देने वाले एक छात्र को, ऐसा छात्र जो पढ़ाई में ध्यान न देता हो, धनी घमंडी पिता को, और वह कैसा हो, धनवान हो, उसका पिता क्या हो, बहुत अच्छा धनिक व्यक्ति हो, उस छात्र की शिकायत करने पर यदि वह पिता आपसे लड़ने लगे तो आप क्या करेंगे। यानी कि एक ऐसा छात्र है जिसके पिता अधिक धनिक है, अच्छे धनी परिवार से हैं, और वह बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा हो, और उसके पिता को जब आप उसकी शिकायत करें तो शिकायत के दौरान उसके पिताजी आपसे लड़ने लगे तो आपका क्या प्रत्युत्तर होगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये प्रश्न पूछा गया है। इस प्रश्न के 4 विकल्प यहाँ पर है दोस्तों। पहला विकल्प है, उनसे उतनी ही जोर से लड़ेंगे, यानी कि अगर वह लड़ने आए तो आप भी बराबरी से उनसे लड़ेंगे, ऊंची आवाज में बात करेंगे। उनके रोब से चुप होकर उस छात्र की शिकायत करना बंद कर देंगे। क्या वह धनाढ्य है, उसकी अच्छी पहुंच है, तो ये सोचकर उसने आपसे लड़ाई की तो आप दब करके चुप हो जाएंगे और उस छात्र की शिकायत करना बंद कर देंगे। ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला जो था, उनसे उतनी ही जोर से लड़ेंगे, यह भी क्या है, गलत है। प्रश्न संख्या 3 है, प्रधानाध्यापक को उस छात्र को विद्यालय से निष्कासित करने की सलाह देंगे कि ऐसे छात्र को निष्कासित कर दिया जाए जो क्या है, उद्दंड है, जिसके पिता भी ऐसे ही हैं। यह भी होगा कि नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर उसको निष्कासित कर देंगे तो वो किसी और विद्यालय में जाकर के वही बात दोहराएगा, वही करेगा, इससे छात्र की या उसके पिता की व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यह भी गलत है। जो विकल्प 4 है दोस्तों वह है, उन्हें शांति से समझाने का प्रयास करेंगे, यानी कि उसके जो पिता है उन्हें समझाएंगे कि आपका इस तरह व्यवहार करना बिल्कुल अनुचित है, आपको अपने बच्चे पर ध्यान देना चाहिए कि वह पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है,
और उसे इस भ्रांति से निकालना चाहिए कि वह एक धनी पिता का पुत्र है। उसे समझाना चाहिए कि स्थिति परिस्थिति कभी भी परिवर्तित हो सकती है। तो विकल्प 4 जो है वह आपकी प्रश्न संख्या 3 का बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल, आपके अपने चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों जरूर से। अब बढ़ते हैं हम अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 आपसे पूछ रहा है दोस्तों, आपके विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों में से आप किसे अधिक सम्मान देंगे? आपके विद्यालय में वरिष्ठ यानी जो बड़े अध्यापक हैं, जो बहुत समय से पढ़ा रहे हैं, जिनको पढ़ाने का अच्छा अनुभव है, तो आप किसे अधिक सम्मान देंगे? अध्यापक को पूछा है, बहुवचन है दोस्तों। क्या है बहुवचन? एक अध्यापक के लिए नहीं पूछा है। तो क्या करेंगे आप? विकल्प 1 है जो आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हो उसे सम्मान देंगे। विकल्प 2 है जो आपसे विशेष रूप से अच्छा व्यवहार करता है उसे आप देंगे। जो सबसे वरिष्ठ और प्रधानाध्यापक के पद पर शीघ्र पदोन्नति प्राप्त करने वाला हो उसे देंगे। या विकल्प 4 जो न्यायप्रिय एवं निष्पक्ष हो। तो विकल्प 4 बिल्कुल सही है, जो न्यायप्रिय हो, जो भेदभाव नहीं करे, निष्पक्ष रहे, किसी एक पक्ष का ना होकर सभी दोनों पक्षों को बराबर देख करके न्याय करे, ऐसे ही वरिष्ठ अध्यापक को आप क्या देंगे? सम्मान देंगे। तो विकल्प 4 जो है आपके प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर है। आपके आंसर कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आने चाहिए दोस्तों। इससे आपको भी पता चलता है कि आप शिक्षण अभिरुचि में उस योग्यता तक, उस स्थिति तक पहुंच पा रहे हैं क्या, जहां बिल्कुल सही उत्तर आपको क्या करना है? देना है। ठीक है ना? हाँ, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 हमसे पूछ रहा है दोस्तों, आपको शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी लगती है? यानी शिक्षण कार्य, आप एक अध्यापक हैं और आपको अध्यापक होने के नाते शिक्षण की कौन सी विधि सबसे अच्छी लगती है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा तो आपसे है, लेकिन वह होनी ऐसी चीज जो सार्वभौमिक हो। सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी के हित में हो, वह आपको अच्छी लगने से मतलब नहीं है ना? तो यहाँ पे घुमा करके थोड़ा सा प्रश्न को पूछा गया है। पाठ्य पुस्तकों द्वारा, उपकरणों द्वारा, भाषण द्वारा या पर्यटन द्वारा। देखो, शिक्षण की सबसे उत्तम विधि कौन सी लगती है? क्या पाठ्य पुस्तकों द्वारा? ये पाठ्य पुस्तकों को पढ़ लिया और शिक्षण हो गया। उपकरणों द्वारा, विभिन्न उपकरणों के द्वारा वीडियो दिखा दिया, ऑडियो सुना दिया उसके द्वारा। भाषण द्वारा या बाहर जाकर पर्यटन द्वारा। तो देखो दोस्तों, ये जो तीनों है, पाठ्य पुस्तक, उपकरण और पर्यटन, इन तीनों में ही किसकी विशेषता है? भाषण की। यानी पाठ्य पुस्तक को पढ़ाओगे, समझाओगे तो भी आपको बोलना पड़ेगा, भाषण होगा। उपकरणों द्वारा समझाओगे तो उपकरण में भी क्या किया जाएगा? बोला जाएगा भाषण के द्वारा। पर्यटन में आप विभिन्न प्रकार के स्थानों का दिखाओगे, है ना? तो वहां पे भी आपको उनके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये तीनों ही किस पर निर्भर होती है? आपके भाषण पर निर्भर होती है। तो विकल्प संख्या 3 भाषण द्वारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की ओर दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 पूछ रहा है हमसे, शिक्षक छात्रों के आदर का पात्र बन सकता है यदि। एक शिक्षक छात्रों के आदर का पात्र बन सकता है यदि। 4 विकल्प है। क्या क्या विकल्प हैं? क्या क्या विकल्प हो सकते हैं जिनके माध्यम से वह छात्रों के आदर का पात्र बनेगा? वह विद्वान हो। देखिए, विद्वान अनेक शिक्षक होते हैं, ठीक है। वह विद्यार्थियों को पढ़ाने की कला में पारंगत हो। उसमें छात्र हित की भावना सर्वोपरि हो। वह समृद्ध परिवार से संबंध रखता हो। तो एक छात्र के आदर का पात्र कब बनता है? जब उसके लिए छात्र के हित की भावना सर्वोपरि हो। क्या हो? छात्र के हित को, छात्रों के हित को। क्यों हो? वह छात्रों के हित में रहेगा तो वो उन्हें अच्छा अध्यापन कराएगा, ठीक है नहीं? वह उन्हें वही बातें बताएगा जो उनके हित में हो, है? उन्हें अगर वे अनर्गल कार्यों में, अनर्गल बातों में लगते हैं तो वहां उनको समझाएगा। तो ऐसा अध्यापक जो छात्रों के हित के बारे में सोचता है, उसकी भावना, जो सर्वोपरि भावना यही हो कि छात्रों का हित हो, तो वही क्या बनता है? छात्रों के आदर का पात्र बनता है। हमने अपने जीवन में भी देखा ऐसा अध्यापक जो हमें अच्छा पढ़ाता है, अच्छा समझाता है, सही गलत का भेद बताता है, इस अध्यापक का क्या करते हैं? मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। तो विकल्प संख्या 3 जो है वह प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 पूछ रहा है दोस्तों हमसे, अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। यानी कि जो अध्यापक है उसे अपने विषय की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि 4 विकल्प है। उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है जब वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होता है, उसे सब कुछ आता है अपने विषय से संबंधित, तो क्या उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। उसे शिक्षण कार्य में सहायता मिलती है। उसे कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सफल होता है। उसे पदोन्नति का अवसर सुलभ हो सकता है। तो देखो, विकल्प 4 जो है वह तो बिल्कुल गलत है। अगर वह ये सोचेगा, यह सोच करके कि उसे पदोन्नति का अवसर मिलेगा, तो पदोन्नति के लिए यानी
ऊंचे पद प्राप्त करने के लिए अगर आपने अपने विषय को जाना है तो सही नहीं है। उसका मुख्य कार्य क्या होना चाहिए कि उसे उसकी शिक्षण कार्य में सहायता मिले। क्या होना चाहिए? उसे उसके शिक्षण कार्य में सहायता मिले, क्योंकि एक अध्यापक जब अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होगा तो वो अच्छे प्रकार से शिक्षण करा पाएगा। तो विकल्प संख्या 2 जो है वह प्रश्न 7 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है, आजकल शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि क्या कारण है कि एक जो अध्यापक है वो ट्यूशन करता है? इसके 4 विकल्प हमारे सामने हैं। पहला है, इस प्रकार वे अपने आप को व्यस्त रखते हैं। विकल्प संख्या 2 है, उनकी धन लोलुपता यानी धन प्राप्त करने की जो इच्छा है वह अधिक बढ़ गई है। तीसरा है, उनका वेतन कम है। और नंबर 4 पर है, उनकी ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। देखो, आजकल शिक्षक ट्यूशन लेना क्यों पसंद करते हैं, ये क्यों ट्यूशन लेना चाहते हैं? तो देखो, इसके 2 कारण हो सकते हैं जो मुख्यतः हम इस पे थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे, क्योंकि मुझे पता है विकल्प संख्या 2 जो है वह आपके मन में आ रही है कि उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है और आप ये करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर एक अध्यापक की भांति सोचना है दोस्तों। किसी भांति सोचना है? एक अध्यापक की भांति सोचना है कि एक अध्यापक में क्या गुण होना चाहिए। यह जो आप सोच रहे हैं कि धन लोलुपता बढ़ गई है, यह बाहर से सुना हुआ है। सभी अध्यापक ऐसे नहीं होते, जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे सभी अध्यापक भी वैसा नहीं करते। तो इसमें जो ऑप्शन या विकल्प संख्या 1 है कि इस प्रकार वे अपने आप को व्यस्त रखते हैं। क्या करते हैं? अपने आप को व्यस्त रखते हैं। या विकल्प संख्या 4, उनके ज्ञान में अभिवृद्धि होती है। तो इन दोनों विकल्पों में से अगर आप चयन करना चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा विकल्प चयन करेंगे, फिर इसका सही उत्तर मैं आपको बताऊंगा। बताइए फटाफट। हाँ, तो देखिए, जिन्होंने एक किया है मैं आपको बता दूं, व्यस्त वे अन्य प्रकार के कार्यों में भी रह सकते हैं, लेकिन जो शिक्षक का मुख्य कार्य वह क्या है? अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करना। क्या है? अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करना। वह अपने ज्ञान में अभिवृद्धि करेगा तो वह और अच्छा पढ़ा पाएगा। जब वह ट्यूशन लेगा तो वह छात्र को दोबारा उसको पढ़ाएगा। हो सकता है उसमें कोई नई बात उसके सामने निकल करके आए और वह कक्षा में अपने अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएगा। वैसे तो अगर देखा जाए तो जो ट्यूशन है वह नहीं होना चाहिए, ये नाम ही गलत है, क्योंकि हम स्कूल में भी विद्यालय में क्या करते हैं? ट्यूशन करते हैं। तो हमें विद्यालय में ही उसे अच्छी तरह से परिपक्व रूप से पढ़ा देना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 पढ़ने से पहले एक बार जल सेवा हो जानी चाहिए। आप भी पानी पी लीजिए, मैं भी थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ दोस्तों, तो प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है दोस्तों, वर्तमान शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषता क्या है? वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति चल रही है, जिस पद्धति से शिक्षण कार्य कराया जा रहा है, उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प 1 है, शिक्षा को रोजगार से जोड़ना। क्या शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है? विकल्प 2 है, तकनीकी शिक्षा पर जोर देना। क्या शिक्षा पद्धति में तकनीकी शिक्षा पर ही जोर दिया गया है? नंबर 3 है, शिक्षा में व्यवसायिक विषयों का महत्व बताना। कि शिक्षा में व्यवसायिक जो विषय है उनका महत्व बताना। और विकल्प 4 है, बेरोजगारों की संख्या में कमी करना। यानी कि पहला और चौथा तो एक हो, माफ कीजिएगा, पहला और चौथा तो क्या हो गया दोस्तों? एक हो गया। तो हमें ध्यान देना है कि तकनीकी शिक्षा पर जोर देना या शिक्षा में व्यवसायिक विषयों का महत्व बताना। तो बिल्कुल शिक्षा में व्यवसायिक विषयों का महत्व बताना, क्योंकि देखिए समझिएगा, शिक्षा हमें क्या करता है? अपने आगे आने वाले जीवन के लिए क्या करती है? तैयार करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉमर्स लिया है तो आप क्या करेंगे? CA/CS करेंगे, और CA/CS करके आप क्या करेंगे? अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अभी आप BSTC PTET का एग्जाम देने वाले हैं। क्यों देने चाहते हैं बताइए? क्योंकि आप एक अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? एक अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं। और जब शिक्षक बनेंगे तो उसके बदले में आपको क्या प्राप्त होगा? धन भी प्राप्त होगा, वेतन के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि एक मानव को अपना जीवन चलाने के लिए धन की भी विशेष आवश्यकता है। तो ज्ञान और धन एक दूसरे के पर्याय हैं। क्या है? पर्याय है। लेकिन जब भी धन अधिकता में जाता है तो वह ज्ञान का क्या कर देता है? दुष्प्रभाव डालता है। तो वैसा होना चाहिए, लेकिन एक लेवल तक वह क्या होता है? एक स्तर तक सही होता है। तो शिक्षा में जो व्यवसायिक विषय हो उसका महत्व बताना आज की वर्तमान शिक्षा पद्धति की क्या है दोस्तों? प्रमुख विशेषता है। क्या है? प्रमुख विशेषता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, आप एक छात्र को ट्यूशन पढ़ाते हैं, वह परीक्षा में असफल हो जाता है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर किसी विद्यार्थी को एक शिक्षक के द्वारा
क्या किया जाता है, ट्यूशन पढ़ाया जाता है और वह फिर भी परीक्षा में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है, तो उस दौरान आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। विकल्प एक हमारे सामने है दोस्तों, परीक्षा में अंक बढ़वाने का प्रयास करूंगा कि वो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है, बच्चा फेल कैसे हो गया, मेरा नाम खराब होगा, अनर्गल विचार करने चाहिए, तो यह बिल्कुल गलत है। अपनी कोई जिम्मेदारी न समझते हुए उस छात्र को उसके हाल पर छोड़ दूंगा, कोई बात नहीं, इसके बाद दूसरा आएगा, ट्यूशन वाला आएगा, कोई बात नहीं, उसका जीवन है वह जाने, ऐसा एक शिक्षक को होना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब आप शिक्षक बने, जब आप शिक्षक पद पर कार्य करें, तो दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों, एक चीज का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपके अध्यापन कार्य को अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म समझ के आपको करना है, क्योंकि जब आप इसको सर्वश्रेष्ठ कर्म समझ के करेंगे तो आपके जो विद्यार्थी हैं वे उच्च उपलब्धियों को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, और वही एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, उपहार होता है। विकल्प संख्या 3, छात्र को और अधिक परिश्रम करवाऊंगा। क्या वह छात्र को और अधिक परिश्रम करवाएंगे कि कोई बात नहीं, इस बार फेल हो गया, कहीं ना कहीं कमी रह गई, उस कमी में क्या करेंगे, हम सुधार करेंगे, स्तर को जांचेंगे कि हाँ, इस स्तर से छात्र को पढ़ाया गया है, इसका स्तर थोड़ा कम करके पढ़ाना चाहिए, बेसिक से पढ़ाना चाहिए, यह करेंगे। तो बिल्कुल विकल्प संख्या बिल्कुल 3 सही है कि छात्र को और अधिक परिश्रम करवाया जाएगा। विकल्प 4 भी एक बार हम देख लेते हैं, छात्र के अभिभावक को समझाकर उसे शांत कर दूंगा कि आपका बच्चा पढ़ने में नहीं है, इसका मंद बुद्धि है, दिमाग कैसा है, तो यह बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, एक विद्यालय अध्यापक को किस प्रकार की जीवन स्तर की आकांक्षा रखनी चाहिए। एक विद्यालय अध्यापक को, एक अध्यापक जो विद्यालय में पढ़ाता है, उसको जीवन स्तर में किस प्रकार की आकांक्षा रखनी चाहिए कि उसका जीवन स्तर किस प्रकार का होना चाहिए। उच्चतम, उच्च मध्यम आय वर्ग के समान। विकल्प 2 है उसके आसपास के धनी व्यापारियों जैसा। विकल्प 3 है डॉक्टर, इंजीनियर और व्यवसायियों के समान। और विकल्प 4 है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को सुविधापूर्वक पूर्ण कर सकने वाला। तो बिल्कुल विकल्प 4 जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा शिक्षक करेगा उसे देख करके विद्यार्थी वैसा क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, और आप सब ही विद्यार्थी हैं अभी, और छोटी कक्षाओं में जब आप प्रथम बार विद्यालय गए होंगे तो आपने बिल्कुल भली बात देखा होगा कि आपके शिक्षक ने जो आपको बताया वही आपके लिए सार्वभौमिक सत्य बन जाता है। जब आपके घर वाले कहते हैं कि नहीं ये गलत बताया है, तो आप अपने घर वालों से क्या करते हैं कि नहीं, मेरे शिक्षक ने बताया है ये सही है, वह आपसे अधिक जानता है, क्योंकि वह एक शिक्षक है। तो ये शिक्षक का दायित्व है कि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को देखते हुए क्या करे, अपने जीवन को, अपने जीवन स्तर को बनाए रखें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। देखिए विद्यार्थियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो शिक्षण अभिरुचि जो विषय है, 50 प्रश्न आने वाले हैं, और 50 प्रश्न आपके जो प्राप्तांक है ना, उस पर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि ये इतने सरल स्तर पर भी होते हैं कि आप इनको कर सके। लेकिन जब 4 विकल्प सामने आते हैं ना, तो उन विकल्पों में से 4 में से एक का सही चयन करना आपके लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि वहां क्या हो क्या नहीं हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक अध्यापक होने के नाते वही कदम उठाएंगे जो विद्यार्थी के हित में हो। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 12 की ओर हम बढ़ रहे हैं। एक अच्छे अध्यापक के लिए अपेक्षित है, एक जो अध्यापक है, अच्छा अध्यापक है, उसके लिए क्या अपेक्षित है? विद्यार्थियों को पढ़ाने में निपुण होना, विद्यार्थियों को अनुशासित रखने का कौशल विकसित करना, केवल विषय से संबंधित कार्य में रुचि लेना, अपने विषय के अतिरिक्त किसी कला अथवा साहित्यिक गतिविधियों में रुचि लेना। देखिए 4 विकल्प है। एक अच्छा जो अध्यापक है, इसके लिए और क्या अपेक्षित है? वह विद्यार्थियों को पढ़ाने में निपुण होना। बिल्कुल, अगर अच्छा अध्यापक है तो निपुण होगा ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद्यार्थियों को अनुशासित रखने का कौशल विकसित करना, अगर अच्छा अध्यापक है, छात्र उसको अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, तो क्लास में अनुशासन भी अपने आप ही रहेगा। केवल विषय से संबंधित कार्यों में रुचि लेना। देखो, केवल विषय से संबंधित कार्यों में रुचि लेगा तो वह क्या बन जाएगा, कुएं का मेंढक बन के रह जाएगा, यानी जिसके बाहर का संसार क्या है उसको पता ही नहीं है। इससे विकल्प संख्या 4 को बड़े ध्यान से और गौर से पढ़िएगा दोस्तों। अपने विषय के अतिरिक्त किसी कला अथवा साहित्यिक गतिविधियों में रुचि लेना, यानी कि उसे अपने विषय से अलग किसी अन्य कला में, मान लीजिए खेलकूद की हो, ड्राइंग की हो, किसी भी हो, या साहित्य को कुछ लिखना हो, जैसे हिंदी विषय का अध्यापक है, उसे लिखना, कविता लिखना अगर पसंद है तो वह भी लिखना चाहिए। तो ऐसा एक अध्यापक के लिए, एक अच्छे अध्यापक के लिए अपेक्षित है। तो विकल्प संख्या 4 जो है दोस्तों, वह आपका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं संख्या 13 में पूछा गया है, एक विद्यार्थी गृह कार्य देरी से करता है, अध्यापक को क्या करना चाहिए? कोई विद्यार्थी है जो अपने गृह कार्य को समय पर पूरा नहीं करता है, तो अध्यापक को क्या कदम उठाना चाहिए? पहला विकल्प दोस्तों आपके सामने है,
पहला विकल्प आपके सामने है कि उसका कार्य स्वीकार नहीं करें, कि आपने होमवर्क नहीं किया तो चलो ठीक है ले जाओ तुम्हारी कॉपी को, उसकी कॉपी को फेंक दो, नहीं ये बिल्कुल अनुचित है। कार्य स्वीकार तो कर ले लेकिन मूल्यांकन में अंक कम कर दे, नहीं, इससे विद्यार्थी का स्तर और कम हो जाएगा, ये बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। विलंब का कारण जानकर तय करें कि क्या करना उचित होगा, बिल्कुल कि किस वजह से उस विद्यार्थी ने समय पर अपना गृह कार्य नहीं किया है, उस कारण को जाने और कारण का क्या करे, निराकरण करे, उसका उपाय करे। विकल्प संख्या 3 बिल्कुल सही उत्तर है। विकल्प संख्या 4 है उसे किसी प्रकार का दंड जुर्माना देकर कार्य स्वीकार करे, नहीं, यह तो छात्र के लिए कहीं भी अपेक्षित नहीं है, इसलिए जो विकल्प 4 है वह बिल्कुल नहीं होगा। विकल्प 3 प्रश्न संख्या 13 का आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 में पूछा है, MA B.Ed उपाधि प्राप्त एक अध्यापक को विद्यालय में स्थायी नियुक्ति मिल जाने पर उसके लिए, एक MA B.Ed विद्यार्थी अध्यापक है, ठीक है, उसको स्थायी नियुक्ति मिल गई, परमानेंट नियुक्ति मिल गई, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अब कुछ पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, क्या उसके मन में ये धारणा होनी चाहिए कि नहीं अब तो मुझे स्थायी नियुक्ति मिल गई, अब मुझे कुछ पढ़ना लिखना नहीं है क्योंकि मुझे कोई हटा नहीं सकता, मेरे पास जितना है पर्याप्त है, ये होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। केवल शिक्षण विधियों एवं अध्यापन व्यवहार संबंधी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है कि शिक्षण विधियां की कैसे पढ़ाया जाए छात्रों को और अध्यापन के समय कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या उसको? बताइए, कमेंट में बताइए फटाफट, विकल्प 2 क्या सही है? विकल्प 3 है केवल अपने विषय की पाठ्य पुस्तक पर अधिकार की आवश्यकता है, यह भी गलत है क्योंकि प्रश्न सामाजिक, बच्चा जो है वह समाज में रहने वाला है और वह किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आपको सभी प्रकार का ज्ञान होना आवश्यक है। विकल्प 4 अपने विषय तथा शिक्षा शास्त्र से संबंधित ज्ञान को अध्ययन करने की आवश्यकता है। देखिए विकल्प संख्या 2 बिल्कुल जिनका नहीं आंसर है वो बिल्कुल सही है, नहीं होगा। विकल्प 4 को आप पढ़िए, अपने विषय तथा शिक्षा शास्त्र से संबंधित ज्ञान को अध्ययन, अध्ययन का अर्थ होता है दोस्तों ताजा, नवीन, क्या होता है? ताजा या नवीन करने की आवश्यकता है। बिल्कुल उसे जो ज्ञान प्राप्त है, उसे जो बोध है, अपने विषय संबंधी जो जानकारी है, उसे क्या करना चाहिए? ताजा, नवीनीकरण उसका करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा दोस्तों? विद्यार्थी को ज्ञान की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी उस स्तर तक पहुंच पाएगा, साथ ही साथ जमाना जो है वह बदल रहा है, स्तर बदल रहा है और विद्यार्थी का जीवन उस स्तर के अनुकूल होना बहुत जरूरी है। और ये किसके ऊपर निर्भर करता है? अध्यापक पर निर्भर करता है, क्योंकि जैसा अध्यापक शिक्षा देगा, शिक्षण कार्य कराएगा, वैसा ही विद्यार्थी क्या करेगा? सीखेगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 में पूछा है, कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किस योग्यता स्तर के विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए? यानी कि आप एक अध्यापक हैं, आप एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, अध्ययन कार्य करा रहे हैं और एक कक्षा में विभिन्न स्तर के छात्र होते हैं। ऐसे छात्र जो बिल्कुल अच्छे और कक्षा में होशियार होते हैं, दूसरे होते हैं मध्यम, जो बिल्कुल होशियार भी नहीं कह सकते, कमजोर भी नहीं कह सकते, और एक होते हैं बिल्कुल कमजोर स्तर के, जिनको 5 बार 6 बार समझाने पर कुछ उनके समझ में बैठती है। तो कक्षा में पढ़ाते वक्त अध्यापक को क्या योग्यता स्तर के विद्यार्थियों को अधिक ध्यान देना चाहिए? उच्च, मध्यम या निम्न? तो देखिए सबसे कमजोर की ओर जरा ध्यान देना चाहिए। अगर सबसे कमजोर की ओर ध्यान देगा तो उस स्तर से पढ़ाएगा। तो जो उच्च स्तर का छात्र है, मध्यम का है, उसके लिए वह शिक्षण विधि सही नहीं होगी, तो यह गलत है। औसत, बिल्कुल औसत, ये नहीं होना चाहिए। औसत में पढ़ाएगा तो फिर उच्च स्तर का विद्यार्थी क्या करेगा? सबसे अच्छा पढ़ाएगा तो मध्यम और निम्न स्तर का विद्यार्थी क्या करेगा? इसलिए सभी विभिन्न स्तर जो हैं उच्च, मध्य और निम्न, उनको ध्यान में रखते हुए उसे शिक्षण विधि का प्रयोग करना है और उसी स्तर पे आकर के उसे क्या करना है? पढ़ाना है। तो जो प्रश्न संख्या 15 है, इसका विकल्प 4 आपका सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। स्वाभाविक है कि प्रत्येक अध्यापक को कुछ छात्र अच्छे लगते हैं और कुछ बुरे, यानी कि ये सही बात है। कुछ छात्र जो होते हैं ना, वे पक्ष में होते हैं शिक्षक के, और कुछ क्या होते हैं? विपक्ष में होते हैं। होता ही ऐसा, सब जगह होता है। एक शिक्षक या अध्यापक की बात नहीं, हर जगह होता है, परिवार में भी होता है ना? तो ऐसी स्थिति में उस अध्यापक को क्या करना चाहिए, है ना? विकल्प 1 है, प्रिय छात्रों को परीक्षा में अंक देते समय उदारता बरतनी चाहिए कि नहीं ये तो मेरी बड़ाई करता है, मेरे साथ रहता है, तो इसको अच्छे अंक दूं। ये बिल्कुल गलत है। ये शिक्षक, एक शिक्षक के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अप्रिय छात्रों को परीक्षा में अंक देते समय कठोरता बरतनी चाहिए, यानी कि ये छात्र मेरी बुराई करता है, मेरी शिकायतें करता है, मेरा कहना नहीं मानता, तो मैं इसको क्या करूंगा? परीक्षा में अंक कम दूंगा। तो यह भी क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
सभी छात्रों को उनके उत्तरों के स्तर के अनुसार अंक देने चाहिए। बिल्कुल सही है, जैसा जिसने लिखा है जो उसका स्तर है उसी स्तर पर आकर के उसे क्या देना चाहिए, अंक देना चाहिए। तो विकल्प संख्या 3 जो है दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की ओर। दोस्तों प्रश्न संख्या 17 पूछ रहा है हमसे, यदि एक गणित अध्यापक, एक गणित विषय के अध्यापक हैं, वे बार बार प्रयत्न करने पर भी छात्रों को पाठ समझा नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो बार बार किसी प्रश्न को हल करवा रहे हैं लेकिन छात्रों को उनकी जो विधि है वह समझ में नहीं आ रही है, वे उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? छात्रों को मंद बुद्धि मानकर अगला सरल पाठ पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए? यह बिल्कुल अनुपयुक्त है, नहीं करना चाहिए। छात्रों को डांटकर उस पाठ को घर पर पढ़ने समझने का निर्देश देना चाहिए। अगर छात्र ही पढ़ लेता तो फिर वह विद्यालय क्यों आता? तो यह भी बिल्कुल गलत है। छात्र उसकी बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, यह विचार कर तदनुसार पुनः प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही है कि उस कारण को जानना चाहिए कि क्या ऐसा कारण है जिस वजह से छात्र उनकी बात को, उनके समझाए गए प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं, और उस पर फिर क्या करना चाहिए, उसका निराकरण करना चाहिए। यह बिल्कुल सही विकल्प है। विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 17 का बिल्कुल सही उत्तर है। छात्रों को गणित की प्राइवेट ट्यूशन लेने की सलाह देनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। ट्यूशन के लिए कभी भी नहीं कहना चाहिए। उन्हें क्या करना चाहिए कि अपनी बात को समझे कि बच्चों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही इनकी बात, और उसका निराकरण करना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, पाठ्य पुस्तकों से सहायता मिलती है। एक जो शिक्षक होता है उसको पाठ्य पुस्तकों से क्या सहायता मिलती है? पहला विकल्प है दोस्तों शिक्षण कार्य ठीक से संचालित करने में, विकल्प 2 है परीक्षा पास करने में, विकल्प 3 है गृह कार्य पूरा करने में, और विकल्प 4 है समय बिताने में। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये तीनों विकल्प जो है बिल्कुल गलत है। शिक्षण कार्य जो है वह संचालित करने में पाठ्य पुस्तकों की सहायता होती है, क्योंकि एक पाठ्य पुस्तक शिक्षक के पास होती है और बाकी की पाठ्य पुस्तक किसके पास होती है, विद्यार्थी के पास होती है। वो उसमें से देख करके विद्यार्थी को पढ़ाता है, तो वह जो पढ़ रहा है विद्यार्थी उसे किताब में, पाठ्य पुस्तक में देख करके पढ़ते हैं, और इससे शिक्षण कार्य क्या होता है, आसान हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, किसी अन्य कक्षा के छात्र को विद्यालय समय में सिनेमा घर में जाते हुए देखकर एक अध्यापक को, यानी कोई आपके विद्यालय का छात्र है लेकिन जिस कक्षा में आप पढ़ाते हैं, अध्ययन कराते हैं, वह उसमें नहीं है, उसमें नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर आप उसको कहां देखते हैं, सिनेमा घर में जाते हुए देखते हैं, तो आप एक अध्यापक होने के नाते आपका क्या कर्तव्य है? उसे रोककर वापस विद्यालय भेज देना चाहिए, उसके कक्षा अध्यापक को सूचना देनी चाहिए, उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, या अपने लिए भी एक टिकट मंगा लेना चाहिए। देखो विकल्प 4 बिल्कुल गलत है। ऐसा तो पता ही नहीं करना चाहिए कि तू जा रहा है तो मेरे लिए भी ले आना एक है, मैं कहाँ लाइन में लगूंगा, बिल्कुल गलत है। उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह भी गलत है। उसके कक्षा अध्यापक को सूचना देनी चाहिए, यह आगे का स्तर है। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आपने अगर उसको देख लिया है तो उसे रोककर कहां भेजेंगे, विद्यालय, की तुम्हारा इस समय कहां होना चाहिए, विद्यालय में होना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद आप कक्षा अध्यापक को क्या करेंगे, सूचना देंगे कि वह विद्यार्थी आज कक्षा में नहीं था, वहां था, वह विद्यालय की ओर मैंने भेजा है, क्या वह वहां पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, इसकी मुझे सूचना दे। तो विकल्प संख्या 1 जो है प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 20 की ओर। देखिए टॉप 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं दोस्तों। कितने? टॉप 20 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, और इन प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से समझा है हमने। क्या किया है? समझा है। देखिए शिक्षण अभिरुचि जो है वह आपके स्तर को पहचानने के लिए है कि आप जब एक विद्यार्थी से अध्यापक बनने वाले हैं तो आप एक विद्यार्थी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, कैसा व्यवहार करेंगे, यही शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिक्षमता का मुख्य कार्य है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। कक्षा में जाने से पूर्व अध्यापक जानता है कि उस दिन के पाठ का विषय कठिन है, यानी आप अध्यापक हैं और आप जानते हैं कि आज जो मैं पाठ पढ़ाने वाला हूं, जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, उसका स्तर जो क्या है, थोड़ा कठिन है, उसका लेवल थोड़ा हाई है। तो आपको क्या करना चाहिए? 4 विकल्प है, चारों विकल्प को देखेंगे। पाठ की सामान्य जानकारी देकर छात्रों को स्वयं पढ़ने के लिए कह देना चाहिए कि इस पाठ में ऐसा ऐसा है और अब तुम घर जाके पढ़ लेना, ये बिल्कुल गलत है, अनुचित है। छात्रों के प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप पाठ पढ़ा रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं सर ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसा क्यों है, किस कारण से ऐसा क्यों हुआ, और आप ध्यान नहीं दे रहे और कंटिन्यू पढ़ाए जा रहे हैं, यह भी अनुचित है। पाठ को अपने नोट्स की सहायता से भाषण के रूप में पढ़ा देना चाहिए।
कि पाठ को अपने नोट्स की सहायता से भाषण के रूप में कि रट्टा मार दिया, आपने पढ़ा दिया, तो उचित है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं है, इसे भी रॉन्ग कीजिए। कठिन बिंदुओं को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि पाठ का स्तर बहुत क्या है, अधिक है, तो आप क्या करेंगे कि मुख्य बिंदु जहां पर क्या है कि आवश्यकता है कि हाँ यह विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा, तो उसे बिल्कुल सही स्तर से आप क्या करेंगे, समझाएंगे। तो विकल्प संख्या 4 जो है आपका इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, बिल्कुल विकल्प संख्या 4 प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। राधे राधे बोल दीजिए एक बार, राधे राधे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, आपकी विवाह योग्य बहन के लिए समान आय वाले निम्नलिखित 4 युवकों में से आप किसे चुनेंगे? चुनाव का जब बात आती है, चुनाव की जब बात आती है 4 में से एक विकल्प की, वह सबसे कठिन होता है। और जब बात हो आपके विवाह योग्य बहन की, तो 4 उपयुक्त है। अब हम बात करते हैं, देखो आपका स्तर होना चाहिए, आप एक अध्यापक है और एक अध्यापक होकर के आपको इन 4 विकल्पों के उत्तर देखने हैं कि एक फुटकर व्यापारी से कराएंगे, एक राजकीय कार्यालय का जो लिपिक है उससे कराएंगे, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक से कराएंगे या पुलिस कांस्टेबल से कराएंगे। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चलो पहले को हम कर देते हैं फुटकर व्यापारी, व्यापार में घाटा लग जाएगा, इसको क्रॉस करते हैं। लेकिन बाकी 3 जो है ये तो क्या है, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, क्या है, गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, तो इनका तो हमें कर देना चाहिए। तो देखो दोस्तों मैं बता देता हूँ, राजकीय कार्यालय का लिपिक, पुलिस कांस्टेबल। आप एक अध्यापक है तो आप जानते हैं कि जो एक अध्यापक है वह क्या कर सकता है, एक अनुशासन पूर्ण जीवन व्यतीत कर सकता है। क्या कर सकता है? व्यतीत कर सकता है। वह समाज में एक अच्छी नींव को क्या करता है, आधार रखता है। तो इसमें आपका जो विकल्प संख्या 3 है वह सही उत्तर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विकल्प संख्या 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 पूछ रहा है दोस्तों, छात्रों को धूम्रपान न करने की सलाह देने वाले एवं स्वयं धूम्रपान की आदत वाले अध्यापक को चाहिए कि ऐसा अध्यापक जो क्या है, छात्रों को धूम्रपान न करने की सलाह तो देता है लेकिन स्वयं धूम्रपान करता है, ऐसे अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या स्वयं धूम्रपान छोड़ देना चाहिए? स्वयं न छोड़ पाने का दुख प्रकट करते हुए उन्हें बताया कि धूम्रपान से उसे क्या हानियां हुई। छात्रों को समझाए कि बालकों को धूम्रपान नहीं करना चाहिए, वह स्वयं तो वयस्क है इसलिए वह कर सकता है, छात्रों से छिपाकर धूम्रपान करे। तो देखिए दोस्तों विकल्प संख्या 2 की ओर देखिए, स्वयं न छोड़ पाने का दुख प्रकट करते हुए बताया कि धूम्रपान से क्या हानियां हुई। तो मैं आपको बता दूं, जब धूम्रपान का जो भी प्रोडक्ट, आप जो भी सामग्री खरीदते हो ना, उसके ऊपर भी लिखा हुआ आता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, तो क्या उससे लोगों को फर्क पड़ता है? क्या नहीं पड़ता? नहीं पड़ता ना। इसके लिए क्या दुकानदार को बेचना ही बंद कर देना चाहिए। यही है ना इसका विकल्प। तो जब सामग्री मिलेगी नहीं तो क्या होगा, खाएगा कहां से? इसी प्रकार विकल्प 1 जो है कि स्वयं धूम्रपान करना छोड़ देना चाहिए, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या होगा? सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 22 का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 पूछ रहा है दोस्तों, एक अध्यापक का समाज के मूल्यों के ह्रास के संबंध में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? ह्रास का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। जब सभी भ्रष्ट है तो मैं एक सामान्य अध्यापक क्या कर सकता हूं, ऐसा सोच लेना चाहिए कि सभी भ्रष्ट है तो मैं तो एक छोटा सा अध्यापक हूं, मेरी कहां चलेगी, ऐसा सोच लेना क्या उसके लिए उपयुक्त है? नहीं, क्योंकि वह समाज का निर्माण करने वाला है, समाज की आधारशिला रखने वाला है। जब सभी किसी प्रकार से धन कमाने में लगे हैं तो मैं पीछे क्यों रहूं? क्या उसके अंतर में, क्या उसके मन में ऐसी भावना होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। विकल्प 3, मेरा कर्तव्य है कि अपने विद्यार्थियों के समय आदर्श प्रस्तुत करूं। बिल्कुल एक अध्यापक को होना चाहिए कि वह अपने विद्यार्थियों के सामने एक आदर्श रूप में प्रस्तुत हो। क्या है? आदर्श रूप में प्रस्तुत हो कि देखो समाज में हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए जिससे सभी का क्या हो, भला हो, सभी के लिए अच्छा हो। तो विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। विकल्प 4 की अगर हम बात करें तो काला धन जोड़ने वाले अनपढ़ लोग क्या ठाट बाट से रहते हैं? मूल्यों की परवाह करना तो मूर्खता है, बिल्कुल अनुचित है, कहीं इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 देखिए विद्यार्थियों, विद्यालय का प्राचार्य शिक्षक के पढ़ाने की अभिवृत्ति को ज्ञात कर पाएगा। विद्यालय का प्राचार्य शिक्षक को पढ़ाने की अभिवृत्ति को ज्ञात कर पाएगा, यानी कि शिक्षक जो प्राचार्य है प्रश्न संख्या 24 देखिए विद्यार्थियों, विद्यालय का प्राचार्य शिक्षक के पढ़ाने की अभिवृत्ति ज्ञात कर पाएगा, यानी कहां, ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा कौन सा समय है जब वह एक प्राचार्य, विद्यालय का प्राचार्य जान पाएगा कि शिक्षक के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है वह सही स्तर पर है, उसकी अभिवृत्ति को।
तो देखिए पहला, शिक्षक की शारीरिक एवं मानसिक अभिरुचि के द्वारा, तो इसकी शारीरिक और मानसिक अभिरुचि क्या है इसके माध्यम से। फिर है उसकी शैक्षणिक योग्यताओं का आकलन करके, कि इसकी शैक्षणिक योग्यताओं का आकलन करके कि कैसा उसका आकलन है। फिर है नंबर 3, शिक्षण कक्ष में उसकी सर्वांगीण सक्रियता के द्वारा, शिक्षण कक्ष में उसकी सर्वांगीण यानी कि शिक्षा कराते समय उसकी जो सभी विषयों पर विद्यार्थी पर अनुशासन है पढ़ाना, वह क्या है, तो बिल्कुल विकल्प संख्या 3 जो है उसी से प्राचार्य शिक्षक की अभिवृत्ति के बारे में सही पता कर सकता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 25 की और, किसकी और, प्रश्न संख्या 25 की और। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है, समाज में फैली हुई ऊंच नीच की भावना के प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। समाज में जो ऊंच नीच की, धर्म की, भेद की जो भावना है उसके प्रति अध्यापक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इस दृष्टिकोण को पूछा है। पहला है, मैं भी समाज का एक अंग हूं और वर्तमान समाज व्यवस्था को मानता हूं। जो ऊंच नीच भेदभाव अगर हो रहा है कहीं तो मानता हूं, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है, नहीं। मुझे सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, विकल्प 2 है। विकल्प 3 है, मेरा कार्य तो विद्यालय में पढ़ाना है, मैं इन चक्रों में क्यों पढ़ूं, ये बिल्कुल गलत है। मुझे तो केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने व्यवहार में ऊंच नीच का अंतर न करूं। विकल्प संख्या 2 जो है वह है, मुझे इस सामाजिक बुराई को दूर करने का क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, प्रयत्न करना चाहिए। मैं प्रयत्न करूंगा तभी इस प्रकार की जो बुरी भावनाएं हैं, जो ऊंच नीच की भावनाएं हैं, ये क्या होगी, कहीं ना कहीं इन पर रोक लगेगी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 26 की और। प्रश्न संख्या 26 में पूछा जा रहा है दोस्तों, अध्यापक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला है, शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना, यानी कि अध्यापक प्रशिक्षण, अध्यापकों को अध्ययन कराने के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए। या शिक्षा शास्त्र के सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना होना चाहिए, अध्यापन व्यवस्था के प्रति रुचि उत्पन्न करना कि अब आप पढ़ाओ, अच्छी तरीके से पढ़ाओ, सब करो, ये करो, इसलिए होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों की शिक्षा देना है या अध्यापन की अच्छी विधियों को सिखलाना है। तो देखिए अध्यापक जो प्रशिक्षण होता है उसमें अध्यापन की अच्छी शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार आप अपने शिक्षण में क्या कर सकते हैं और अधिक सुधार कर सकते हैं विभिन्न शिक्षण विधियों के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 4 जो है वह बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों की शिक्षा देना। एक शिक्षक तो पूरी तरह से बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो वह तो अध्यापक प्रशिक्षण में आएगा ही, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना दोस्तों, मुख्य उद्देश्य क्या है कि अच्छी शिक्षण विद्या सीखेगा तभी वह विद्यार्थियों को क्या कर पाएगा, अच्छी तरीके से समझा पाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। प्रश्न संख्या 27 पूछ रहा है दोस्तों, एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए प्रेरणा दे अपने लड़के के विवाह के लिए। तो अपने विवाह के लड़के के लिए से क्या करना चाहिए, क्या दहेज लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। विकल्प हमारे सामने है, पढ़ते हैं। पहला विकल्प है दोस्तों, उसे उपयुक्त कन्या चुननी चाहिए, भले दहेज मिले न मिले। ये तो ठीक है कि उपयुक्त कन्या मिलनी चाहिए, लेकिन भले दहेज मिले नहीं मिले, अगर मिलता है तो क्या उसे लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। ऐसा परिवार चुने जिसमें दहेज देने की सामर्थ्य ना हो, लेकिन कन्या भी कैसी होनी चाहिए, उपयुक्त तो होनी चाहिए। फिर देखिए, यदि उसे दहेज देने की सामर्थ्य वाला परिवार मिलता है तो संबंध करने में हिचकिचाए नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों ही क्या है, एक सामाजिक बुराई है प्यारे विद्यार्थियों। विकल्प 4 देखिए, उपयुक्त कन्या चुने और दहेज भी न ले, बिल्कुल सही है। कन्या का जो चयन है वह उपयुक्त कन्या का चयन करें और साथ ही दहेज भी नहीं ले, ऐसा एक अध्यापक को होना चाहिए जब वह अपने पुत्र का विवाह करें। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28 की ओर। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए जो उसकी दृष्टि में बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकते। यानी कक्षा में ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों जिनके बारे में पता होता है अध्यापक को कि ये कक्षा 10वीं क्या नहीं कर पाएंगे, उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे, इनका स्तर उस स्तर का नहीं हो पा रहा है। तो 4 विकल्प, चारों में से आप किसका चयन करेंगे। उन्हें पासबुक कुंजियों की सहायता लेने की सलाह देंगे, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विकल्प 2 है, परीक्षा के समय नकल करने में उनकी सहायता करेंगे। विकल्प 1 ही मान लो इसको भी, विकल्प जैसा ही तो है ना नकल करना। उन्हें ऐसे सरल अध्यायों का प्रारंभिक ज्ञान प्रदान करें
जिन पर परीक्षा में बहुधा प्रश्न पूछे जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें क्या करें, जैसे मान लीजिए 36% या 36 प्राप्तांक होने चाहिए पास होने के लिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सरल पाठ्य पुस्तक में से चयन करेंगे और उन्हें क्या कराएंगे, आप लोग अध्ययन करवाएंगे, उनके बारे में अच्छे से बताएंगे, है ना। हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 से क्या पूछा गया है दोस्तों, कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर देने के विषय में आपकी क्या राय है। यानी आप कक्षा में क्या कर रहे हैं, अध्यापन कार्य करा रहे हैं और ऐसे समय विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर देने के लिए आपकी क्या राय है। यह 4 विकल्प है दोस्तों। कितने हैं, 4 विकल्प हैं। पहला है, यह पाठ्यक्रम पूरा करने में बाधक बनता है, कि अगर पढ़ाते समय विद्यार्थी आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्या वह पाठ्यक्रम में बाधक बनेगा। अधिकांश विद्यार्थी सहपाठियों द्वारा प्रश्न पूछने से ऊब जाते हैं, क्या ऐसा होता है। यह विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु को समझने में सहायक है, या विकल्प 4, इससे समय अधिक लगता है। तो कक्षा में पढ़ाते समय विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने का अवसर देने के विषय में आपकी क्या राय है। बिल्कुल विकल्प जो 3 है बिल्कुल सही है। इससे विद्यार्थियों द्वारा विषय वस्तु को समझने का क्या होता है, सहायक होता है। अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई बात, कोई प्रश्न, कोई शब्द या कोई लाइन विद्यार्थी को समझ में नहीं आ रही और विद्यार्थी उसी समय पूछ लेता है, तो उसी समय विद्यार्थी का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। और एक अध्यापक की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके कंसेप्ट को क्या करे, अच्छे तरीके से क्लियर करे, अच्छे तरीके से उसको समझाए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 30 जो है उसमें पूछा गया है, विद्यालय के वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम में एक अध्यापक का कोई उत्तरदायित्व नहीं सौंपे जाने पर वह क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए। मान लीजिए वार्षिकोत्सव विद्यालय का और एक अध्यापक है, जैसे किसी प्रकार की कोई भी कार्य नहीं दिया गया है, कोई भी कार्य कि ठीक है आप बस समारोह देखना है आपको, ऐसा कहा गया है, तो फिर उसका क्या दायित्व है। उसे विकल्प एक है, स्वयं को उस कार्यक्रम की तैयारी से दूर रखना चाहिए। दूसरा है, कार्यक्रम की कमियां पता लगाए ताकि बाद में आलोचना कर सके कि नहीं मुझे तो कोई काम नहीं दिया, अब कमी निकालूंगा, फिर बाद में बताऊंगा कि इसने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। फिर है नंबर 3, साथी अध्यापकों को सौंपे गए कार्यों में हाथ बटाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव करें। मन तो नहीं है लेकिन फिर भी अरे मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा, क्या ऐसा होना चाहिए एक अध्यापक को। और विकल्प 4 है दोस्तों, कार्यक्रम की तैयारी के दौरान आवश्यकता अनुसार चुपचाप अपना योगदान करें। यानी कि बताए नहीं कि देखो मैंने ऐसा किया है, नहीं किया। जब आपको लग रहा है कि यहाँ इस विभाग में इस स्तर पर आपकी आवश्यकता है तो वहां अपना योगदान दे दे और किसी से उसका बखान नहीं करें। तो प्रश्न संख्या 3 का विकल्प संख्या 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है कि आपको कार्यक्रम के दौरान जहां आवश्यकता हो वहां चुपचाप अपना योगदान कर देना चाहिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की ओर। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया है दोस्तों, एक योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक होता है, इस कथन से आशय है। एक योग्य छात्र ही एक योग्य अध्यापक होता है, इस कथन का क्या आशय है। देखिए ध्यान से पढ़ेगा। विकल्प 1, केवल योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक बन सकता है। एक जो योग्य छात्र होगा क्या वही योग्य अध्यापक बन सकता है। अध्यापक होने के लिए एक योग्य छात्र होना जरूरी है। विकल्प 3, योग्य अध्यापक अपने विषय का ज्ञान बढ़ाने के लिए निरंतर अध्ययनशील रहता है, अतः वह योग्य छात्र भी है। और नंबर 4, अयोग्य छात्र को अध्यापक नहीं बनना चाहिए। देखिए लाइन को दोबारा पढ़िएगा, एक योग्य छात्र ही योग्य अध्यापक होता है, यानी कि एक अध्यापक होता है उसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक योग्य छात्र होना चाहिए। और वह योग्य छात्र कब होगा, विकल्प 3 को पढ़िए दोस्तों, जब वह निरंतर अध्ययनशील रहता है। वह निरंतर अध्ययनशील रहेगा तो नई नई जानकारियां स्वयं प्राप्त करेगा और उसे क्या करेगा, अध्यापकों को विद्यार्थी को देगा। तो विकल्प 3 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्रश्न संख्या 31 का। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 32 की ओर। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीएड में प्रवेश पाना आपके लिए सम्मानजनक है क्योंकि बीएड में आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएड में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सम्मानजनक क्यों है, क्या कारण है सब इसका होने का। तो देखिए एक अध्यापक का वेतन ठीक होता है, क्या वेतन प्राप्त करने के लिए आप अध्यापक बन रहे हैं, गलत। अन्य व्यवसायों की बजाय शिक्षण व्यवसाय में छुट्टियां अधिक होते हैं, छुट्टियां प्राप्त करना ही अगर आपका है तो फिर आप पढ़ाई मत, कहीं कुछ मत करिए, घर बैठी छुट्टियां है, यह भी अनुपयुक्त है। शिक्षण व्यवसाय काफी सुविधाजनक है, सुविधा देकर के आप शिक्षक को व्यवसाय के रूप में क्या कर रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, बिल्कुल अनुपयुक्त है। शिक्षक का समाज में आदर होता है, बिल्कुल शिक्षक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, शिक्षक हमारे समाज की आधारशिला होता है, वह हमारे जो समाज है उसका आधार यानी विद्यार्थियों को तैयार करता है, इसलिए शिक्षक का समाज में क्या होता है, आदर होता है। तो विकल्प संख्या 4 जो है वह आपका इसका सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्रश्न संख्या 33 में क्या पूछा गया है,
एक छात्र आपकी कक्षा में विलंब से आता है, देरी से आता है। एक छात्र जो है आपकी कक्षा में देरी से आता है। आप स्कूल के अनुशासन का ध्यान में रखते हुए क्या प्रतिक्रिया करेंगे, क्या कदम उठाएंगे दोस्तों? कक्षा में प्रवेश की अनुमति नहीं देंगे, उसके कहेंगे नहीं कक्षा के बाहर खड़े रहो, कक्षा में नहीं आओगे तुम। नंबर 2, कठोर सजा देंगे ताकि वह भविष्य में ऐसा विलंब नहीं करे। क्या ये उचित है या नहीं है? विलंब से आने का कारण जानने की चेष्टा करेंगे। बिल्कुल आप कारण जानेंगे कि वह क्यों देरी से आया है, इसके पीछे क्या कारण है, और फिर उस कारण का क्या करेंगे, निराकरण करने का प्रयास करेंगे। उसके अभिभावक से मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, अभिभावक से कब मिलेंगे? जब इस कार्य का यानी आपके द्वारा कारण जानने के बाद भी उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है, तब आप अध्यापक से मिलेंगे। तो विकल्प 3 जो है, अभिभावक से मिलेंगे, तो विकल्प 3 जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है कि विलंब से आने का क्या करेंगे, आप कारण जानेंगे और चेष्टा करेंगे कि उसका कैसे निराकरण हो। प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, हम आप एक बस में जा रहे हैं, उस बस में कुछ छात्र आपकी बुराई कर रहे हैं। होता है, अनेक बार होता है, विद्यार्थी जीवन में हो सकता है आपने भी कभी ना कभी किसी का ऐसी की हो, होता है, ये सहज प्रवृत्ति है, हो ही जाता है। तो आप एक बस में जा रहे हैं, उस बस में कुछ छात्र आपकी बुराई कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पहला विकल्प है आप अपने चरित्र दोष का परीक्षण करेंगे कि क्या कारण है कि विद्यार्थी मेरा अपमान कर रहे हैं या मेरी बुराई कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और मैं उसमें सुधार करूं। विकल्प 2 है छात्र को डांट कर चुप करा देंगे, कह रहे तुम ऐसा क्या कर रहे हो, एक अध्यापक की बुराई कैसे कर सकते हो, यह अनुचित है। प्रधानाध्यापक जी को उन छात्रों की शिकायत करेंगे कि वो मेरी बुराई कर रहे थे, ऐसा कर रहे थे, वैसा कर रहे थे, यह भी क्या है दोस्तों, गलत है। चुप रहेंगे, ये क्या होने दो रे यार, कोई बात नहीं। विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। आप देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे कि विद्यार्थी मेरी बुराई क्यों कर रहे हैं, यानी मुझ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी है, अब मुझे उसमें सुधार करना चाहिए। जब आप उसमें सुधार करेंगे तो सुधार होने से वह बुराइयां अपने आप ही होना क्या हो जाएगी मेरे प्यारे मित्रों, बंद हो जाएगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 की ओर। एक अध्यापक मानसिक रूप से पूर्णतया संतुष्ट एवं प्रसन्न कब रहता है? जब, देखिए, मानसिक रूप से पूर्णतः संतुष्ट एवं प्रसन्न रहता है जब उसे लगातार ट्यूशन मिलती रहे, नहीं, उसके वेतन में वृद्धि हो, नहीं, छात्र उसकी प्रशंसा करें, नहीं, कार्यभार ज्यादा न हो, यानी कि अध्यापक को अध्यापन कार्य के अलावा अन्य किसी प्रकार का कार्यभार नहीं होगा, तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा, क्योंकि वह वहां पर फिर अपना क्या है, अध्यापन कार्य जो है उसे भली भांति रूप से करा पाएगा। क्या करा पाएगा? भली भांति रूप से करा पाएगा। इसलिए विकल्प संख्या 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। छात्र, अब आप सोचिए छात्र उसकी प्रशंसा करें, ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि छात्र प्रशंसा अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए भी तो कर सकते हैं ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसलिए इसका उत्तर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 36 की ओर। वर्तमान में शिक्षकों की प्रमुख समस्या है, क्या समस्या है शिक्षकों की? स्थानांतरण की है कि उनका स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है, ट्यूशन नहीं मिल पाता है, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति खराब हो रही है, या शाला प्रधान एवं उच्च अधिकारियों से विचार नहीं मिलने का कारण। तो देखो, जो प्रमुख समस्या है ना दोस्तों, वह विकल्प 4 है कि अनेक बार छात्र जो शाला प्रधान है और उच्च अधिकारी है उनसे अध्यापक के विचार नहीं बन पाते और वह उसी स्थिति परिस्थिति में उलझ कर रह जाता है और विद्यार्थी है उनका अध्यापन कार्य ढंग से नहीं करा पाता। वह विभिन्न प्रकार की मांग करता है कि मुझे विद्यार्थियों के लिए ऐसी सुविधा चाहिए या इस स्तर का जो भी है संसाधन उपलब्ध करा दीजिए या मुझे अधिक कालांश दे दीजिए, बहुत सी चीजें होती है। अगर उसमें शाला प्रधान का या उच्च अधिकारियों का तालमेल नहीं बैठ पाता है तो फिर शिक्षक के लिए क्या होती है, शिक्षण कार्य कराने में प्रमुख समस्या का यह रूप ले लेता है। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प संख्या 4 बिल्कुल सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 37 की ओर। प्रश्न संख्या 37 पूछ रहा है दोस्तों, कुछ छात्र कक्षा में पीछे की पंक्ति में बैठना पसंद करते हैं, क्यों? ताकि, क्या कारण है पीछे बैठने? वे आसानी से बातचीत कर सके। हाँ, एक स्तर पर हो सकता है। अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों से बच सके, मूल कारण है क्योंकि आगे वाले बच्चों से पहले अध्यापक पूछता है कि तुम बताओ, तुम ये समझाओ, तुम ये करो, लेकिन पीछे बैठे वो क्या करते हैं, एक दूसरे से पीछे छुपने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? छुपने का प्रयत्न करते हैं, और इस छुपने के प्रयत्न में वो क्या करते हैं, प्रश्नों से बचने का प्रयास करते हैं। तो विकल्प 2 जो है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर है। पाठ की ओर ध्यान न देकर शरारतें करते रहते हैं, ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1 और 3 भी हो सकता है, लेकिन जो मूल है बैठने का कारण क्या है, ताकि वे प्रश्नों से बच सके, यह मूल कारण होता है। क्योंकि उन्हें इसी का अध्यापक होता है, भय होता है कि अगर उनसे प्रश्न पूछा गया और इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया
तो अध्यापक द्वारा क्या होगा, उनको कुछ कहा जाएगा और वे अपने आप को अपमानित क्या करेंगे, महसूस करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। अध्यापकों का बालक के प्रति व्यवहार होना चाहिए। एक अध्यापक का बालक के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा कठोर होना चाहिए क्या? नहीं। प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, शारीरिक व मानसिक दंड देने वाला होना चाहिए, या बालक की शारीरिक रचना देखकर दंड देने वाला होना चाहिए। तो देखो, बालक के प्रति जो व्यवहार है वह कैसा होना चाहिए? बालक की शारीरिक रचना देखकर दंड देने वाला होना चाहिए, कि उसकी शारीरिक रचना कैसी है ना। प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण तो होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक प्रेम और अत्यधिक सहानुभूति रहेंगे तो वह बच्चा फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ज्यादा से ज्यादा कठोर होंगे तो वह भी सही नहीं है। शारीरिक और मानसिक रूप से दंड देना ठीक है, लेकिन अत्यधिक मात्रा में आपने शारीरिक मानसिक रूप से दंड दिया तो वह जो विद्यार्थी कुंठा के भाव में चला जाएगा, कुंठित हो जाएगा। इसलिए उसकी शारीरिक रचना देखकर उसे दंड देने वाला होना चाहिए। विकल्प 4 इसका सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 39 की ओर। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 39 में विद्यालय का पाठ्यक्रम होना चाहिए। एक विद्यालय का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? समाज में जैसी आवश्यकता है वैसा होना चाहिए, विद्यालय के वातावरण के अनुसार होना चाहिए, छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, या अध्यापक की योग्यता के अनुसार। जो पाठ्यक्रम होता है वह किसके ऊपर है? विद्यार्थी के ऊपर है। तो क्या होना चाहिए? छात्र के मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उसे सभी स्तर के विद्यार्थी क्या करें, समझ सके, प्राप्त कर सके। समाज को देखोगे तो समाज में अलग अलग स्थिति परिस्थिति होती है, उसके अनुसार देखोगे तो विद्यार्थी की स्थिति तो पता नहीं कैसा हो है, विद्यालय का वातावरण कैसा हो, लेकिन छात्र का मानसिक स्तर है यह महत्वपूर्ण होता है। तो प्रश्न संख्या 39 का जो सही उत्तर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह विकल्प 3 है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 40 की ओर। एक छात्र सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कोई छात्र है सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया तो आप क्या करेंगे दोस्तों? उस घटना पर खेद प्रकट करेंगे, अरे अरे गिर गया, क्या यह उपयुक्त है? बिल्कुल भी नहीं है। तुरंत अभिभावक को सूचना भिजवा देंगे, अरे सर आपका बेटा गिर गया है, आके संभाल लो, क्या ये सही है? नहीं। तुरंत उपचार की व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल। विकल्प 3 क्या है? आप एक अध्यापक हैं, आप वहां पर उपस्थित है, तो आपका यह कर्तव्य है कि आप उसे तुरंत उसके लिए उपचार की क्या करेंगे, व्यवस्था करेंगे, उसे फर्स्ट एड देंगे, उस घटना में रुचि लिए बिना अपने कार्य में लगे रहेंगे, बिल्कुल अनुपयुक्त है। विकल्प संख्या 3 प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर है विद्यार्थियों। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41 की ओर। यदि रास्ते में दो लोग लड़ रहे हैं, लड़ाई हो रही है, आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसके झगड़े का कारण पता करेंगे, विकल्प 1, उस झगड़े को बंद कराने का प्रयास करेंगे, दूसरे लोगों से उनके बारे में जानकारी लेंगे, या रुचि न लेते अपने रास्ते पर चले जाएंगे। तो एक नागरिक, आप अध्यापक तो है लेकिन एक आप नागरिक भी है, समाज के सामाजिक प्राणी भी है, तो आपका क्या होना चाहिए कि उसके झगड़े को बंद कराने का क्या करना चाहिए? प्रयास कराना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रयास कराना चाहिए। ये विकल्प संख्या 41 का उत्तर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 42। एक शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में क्या विचार है? एक शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में क्या विचार है? क्या हड़ताल करना सही है? क्या हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के विरुद्ध है? बिल्कुल है। हड़ताल पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है, यह हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, विकल्प 4 जो है वह सही है। क्यों है? क्योंकि हड़ताल किसी भी समस्या का क्या है? हल नहीं है। इससे समस्याएं क्या होती है? बढ़ती ही है। मान लीजिए किसी अनर्गल मांग के लिए हड़ताल की जा रही है, तो क्या वह सही है? क्या नहीं, वह गलत है। तो इसे एक माध्यम नहीं बनाना चाहिए अपनी बातें मनवाने का। तो हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है। प्रश्न संख्या 43 देखिए दोस्तों, कुछ वर्षों बाद पाठ्य पुस्तकों को बदलते रहना चाहिए, क्योंकि क्या कारण है? आपने देखा होगा कि 3 वर्ष या 5 वर्ष के बाद जो पाठ्यक्रम है परिवर्तित होता रहता है। उसका क्या कारण है? एक ही पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक ऊब जाता है। ऊबना कभी भी शिक्षक या शिक्षण में नहीं होता है। लेखकों को लिखने का अवसर मिल जाता है? नहीं, यह नहीं है। नई पुस्तकें ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक लगती है, या ज्ञान में वृद्धि होती है? तो देखिए, जब नई पुस्तकें आती है तो वे क्या होती है? रोचक और ज्ञानवर्धक लगती है कि नहीं, इसमें पहले की अपेक्षा क्या है? दूसरी। अब ज्ञान में वृद्धि होती है, सही है, लेकिन ज्ञानवर्धक यहाँ आ गया तो विकल्प संख्या 3 ही हम क्या करेंगे दोस्तों? सही करेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है साफ, नई पुस्तकें ज्यादा रोचक भी है और ज्ञानवर्धक भी लगती है। बढ़ते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न संख्या 44 की ओर। विद्यार्थी निर्धन है, कोई विद्यार्थी वह निर्धन है, उसे पुस्तकें नहीं खरीद सकता है, तो आप क्या करेंगे? एक अध्यापक होने के नाते उसकी निर्धनता पर खेद प्रकट करेंगे, अरे यार मुझे बहुत अफसोस है कि तुम पुस्तकें नहीं खरीद पा रहे क्योंकि तुम निर्धन हो। क्या ये उपयुक्त रहेगा किसी का उपहास उड़ाना? बिल्कुल नहीं विद्यार्थियों।
आप सभी विद्यार्थियों से चंदा एकत्रित करेंगे। अरे कि लाओ उस बच्चे के पास किताबें नहीं है तो लाओ 1-1 रुपए, 10-10 रुपए, 2-2 रुपए सब लाओ, उसको देंगे। नहीं, यह भी उपयुक्त नहीं है। पुस्तकालय से पुस्तकें दिलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, अगर आपके पुस्तकालय में पुस्तकें उपस्थित है तो आपका प्रथम कर्तव्य कि उस बालक को निःशुल्क पुस्तकें क्या करें, उपलब्ध कराएंगे। उसे कक्षा में नहीं बैठने देंगे, यह अनुपयुक्त है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार सभी को है। तो विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ते हैं विद्यार्थियों हम। यदि कक्षा में किसी विद्यार्थी को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल विकल्प 1 जो आपको दिख रहा है वह बिल्कुल सही है। उसे प्राथमिक उपचार करेंगे। उसे क्या करेंगे? प्राथमिक उपचार करेंगे। चिकित्सालय कब लेके जाएंगे? जब आप प्राथमिक उपचार कर लेंगे, उसके बाद फर्स्ट एड अगर उसको मिल गया तो उसके ठीक होने की और चोट कम होने की जो संभावना है वह काफी अधिक रहती है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। कक्षा में शांत वातावरण तभी रहता है जब क्या हो? अनुशासन कठोर हो, अध्यापक व छात्रों में परस्पर सहयोग हो, केवल छात्रों में सहयोग हो, या मनोरंजक कहानियां सुनाने में। जब अध्यापक व छात्रों में परस्पर सहयोग होगा तभी कक्षा में क्या रहेगा दोस्तों? अनुशासन रहेगा, क्योंकि अध्यापक छात्रों की बात मानेंगे। कब? जब एक दूसरे में सहयोग की भावना होगी। समय समय पर जो अध्यापक है उसके द्वारा अपने स्तर को यानी अपने स्वभाव को परिवर्तन करना चाहिए, यानी कि अत्यधिक कठोर भी नहीं रहना चाहिए, थोड़ा लचीलापन भी होना चाहिए ताकि वह विद्यार्थियों से उनके मन की बात जान सके। और जब विद्यार्थी को लगता है कि हाँ ये शिक्षक मुझे अच्छे तरह समझता है, समझने की कोशिश करता है, जो पूछता हूं बताता है, तब अपने यहाँ पे अनुशासन रहेगा। तो वहां सहयोग की भावना का अपने आप क्या होता है दोस्तों? निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 47 देखिए दोस्तों, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? सहयोग का महत्व बतलाकर, सहयोग पर चित्र दिखलाकर, ऐसा कार्य देकर जिस पर सब मिलकर कार्य करे। तो बिल्कुल सही है विकल्प 3। उन्हें ऐसा कार्य दे जिसमें सब मिलकर कार्य करे, और जब सब मिलकर कार्य करेंगे उसका जो परिणाम आएगा तो उनमें अपने आप इस भावना का विकास होगा कि हाँ जब हमने सबने मिलकर इस कार्य को किया है तो इस कार्य को करने से हमें क्या हुआ है? फल प्राप्त हुआ है, अच्छी प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 की ओर। यदि आप उच्चाधिकारी के लड़के को पक्षपात करके अधिक अंक देते हैं और कोई इसका विद्यार्थी विरोध करता है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी मनमानी करेंगे? नहीं, इसकी कोई परवाह नहीं करेंगे, बिल्कुल अनुचित है। अपनी भूल स्वीकार करेंगे? थोड़ा थोड़ा सही है, लेकिन विकल्प 4 भी पढ़ना चाहिए। अपनी भूल सुधारने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल क्या करेंगे आप? विकल्प 4 भूल सुधारने का। सुधारना मतलब आपने स्वीकार कर लिया, अब आप उसको सुधार करने में क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। यदि विद्यालय में दलबंदी है तो आप क्या करेंगे? दलबंदी यानी विभिन्न प्रकार के ग्रुपिंग सिस्टम हो रहा है, ग्रुप बन रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप भी दलों में रहना पसंद करेंगे? बिल्कुल गलत। शिक्षक दल में रहेंगे कि नहीं? हम विद्यार्थियों का दल है तो शिक्षक भी रहेंगे, और शिक्षकों में भी अलग अलग दल है, 3 का अलग है, 2 का अलग है, गलत है। किसी भी दल में रहना पसंद नहीं करेंगे, या दलबंदी को दूर करने का प्रयास। बिल्कुल विकल्प 4 सही है। आप उस मूल जड़ को ही समाप्त कर देंगे जो इस प्रथा को शुरू करने जा रहा है, यानी दलबंदी को ही आप क्या करेंगे? दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न संख्या 50 और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न। यदि शिक्षक के पास पर्याप्त समय है तो उसका सदुपयोग किया जा सकता है। कोई भी कार्य जिसमें धनार्जन हो, ऐसा करके, स्वाध्याय करके, ट्यूशन करके, कोई भी सम्मानजनक कार्य करके। तो शिक्षक के लिए सबसे जो उपयुक्त कार्य वह क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? स्वाध्याय करके, क्योंकि स्वाध्याय व अध्ययन करके क्या कर सकता है मेरे प्यारे मित्रों? वह अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को अधिक बढ़ा सकता है, और उसका ज्ञान अधिक बढ़ेगा तो वो विद्यार्थियों के लिए क्या होगा? बहुत ही फायदेमंद होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है आज की जो शिक्षण अभिरुचि की जो आपकी कक्षा है, इसके 50 प्रश्नों को जो हमने हल किया है उसमें आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आनंद होगा। फटाफट से आपके कितने प्रश्न सही गए हैं उसका स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सभी मित्रों तक पहुंचाइए जो बीएसटीसी पीटीटी की परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन तक ये लाभ पहुंचे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन जो है नोटिफिकेशन का उस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारा नए वीडियो आते ही आपको सबसे पहले उसके बारे में जानकारी मिले और आपके समय का सदुपयोग हो। तब तक के लिए राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों।